Hello everybody, how's going everything? I hope everything is going smoothly. स्टूडेंट लास्ट टर्म तक हम लोग मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन पढ़ा था हम लोगों ने। और साइक्लोट्रॉन में बेसिकली हमने उस चार्ज पार्टिकल जो कि एक्सिलरेट किया जाता है, वी ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दिस इज द डिवाइस टू एक्सिलरेट द चार्ज पार्टिकल। तो उसको जो एक्सिलरेट किया जा रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था और उसकी वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या किसी चार्ज को इन्फिनिटिवली एक्सेलरेट किया जा सकता है या बहुत ज़्यादा स्पीड दी जा सकती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो या किस टाइप के चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, ये भी प्रश्न है। अब ये है कि जो भी एक्सेलरेट करते थे चार्ज पार्टिकल को, जो भी इंक्रीज करते थे उसकी एनर्जी या वेलोसिटी, उसकी एक लिमिट होती। लिमिट किस तरह से होती है जरा सा देखेंगे। ये क्या था, ऑसिलेटर। और ऑसिलेटर बेसिकली क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटेड एक डिवाइस है जो कि फ्रीक्वेंसी चेंज करता था। इट्स वर्क टू चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या चेंज करता था, पोलैरिटी को, टू चेंज पोलैरिटी। और उसी दौरान ये एक चक्कर लगा के इस तरफ चला जाता था। लेकिन अगर यहां पर हम देखें इस इक्वेशन में टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये तो फिक्स है, ये कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट, ये चेंज ही नहीं होगा। बट अगर हम टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल देखें, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल या बेसिकली फ्रीक्वेंसी देखें, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल देखें, ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की अगर हम फ्रीक्वेंसी चेक करें तो वहां से देखें फ्रीक्वेंसी एफ या न्यू इक्वल टू मिलेगा क्यूबी बाई 2πm। यानी चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बेसिकली किस बात पर डिपेंड कर रही है, वो मास पर डिपेंड कर रही है। और आइंस्टाइन का एक प्रिंसिपल है, मास एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, उसमें मास जो होता है, मूविंग मास बेसिकली कह सकते हैं, इक्वल टू एम नॉट, ये रेस्ट मास है, मास एट रेस्ट अपॉन रूट 1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वेलोसिटी कम है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब तो कोई चेंज नहीं होता। रेस्ट मास और मूविंग मास, ये क्या होता है, मास व्हेन मोशन, मोशन में जब मास हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ज्यादा स्पीड हो जाएगी, बेसिकली मोशन ज्यादा रहेगा, तो ये वेरी करेगा। और देख क्या पा रहे हैं कि ये निगेटिव क्वांटिटी 1 माइनस निगेटिव क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी रेसिप्रोकल की यहाँ से घटेगा। तो ये मास क्या आएगा, जो यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है वो कांस्टेंट नहीं करेगा, वेरी करेगा इस इक्वेशन के बिहाफ पर। और जब ये मास वेरी कर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जबकि ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और दोनों फ्रीक्वेंसी क्या की गई है, सिंक्रोनाइज की गई, मतलब दोनों एक सेम फ्रीक्वेंसी पर है। जब ये चार्ज पार्टिकल घूम के यहाँ पहुंचेगा, तुरंत ये ऑसिलेटर क्या करेगा, इसकी पोलैरिटी चेंज करता है, जिससे एक्सीलरेट सेम डायरेक्शन में होता रहता है। बट यहाँ पे मूविंग मास चेंज हो जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रही है, तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मास इज चेंजेज ड्यू टू हाई स्पीड, ज्यादा स्पीड की वजह से मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और अगर मास चेंज हो गया देन फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो चेंजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो चेंजेस।
ये भी तो चेंज होगा, और ये चेंज हुआ तो सिंक्रोनाइजेशन इज डिस्टर्ब। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल को मैनेज किया गया है, सेम रखा गया है, उसी को सिंक्रोनाइज कहते हैं। हेंस सिंक्रोनाइजेशन इज ऑल्सो डिस्टर्ब। अब सिंक्रोनाइजेशन भी डिस्टर्ब हो गया, मतलब समझिए बात को, कि जैसे ये चक्कर घूम के आया, पता चला ये पोलरिटी नहीं चेंज किया है या उसने अपोजिट पोलरिटी लगा दिया, तो एक्सेलरेट होने के बजाय क्या होगा, डी एक्सेलरेट होगा। और इस सिचुएशन पे चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी नहीं बल्कि घटने लगेगी। हेंस एनर्जी कैन नॉट इंक्रीजेस फर्दर, और आगे एनर्जी बढ़ेगी नहीं बल्कि घट सकती है या घट जाएगी। तो एक तो ये है कि कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन ही डिस्टर्ब हो जाता है। वही क्या होती है, लिमिट होती है, जिस लिमिट तक कोई साइक्लोट्रॉन किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर पाता है। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये मास बहुत हल्का हुआ तो ये जल्दी से सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन का ये बहुत जल्दी से चेंज हो जाएगा और क्या पाएंगे, सिंक्रोनाइजेशन बदल गया, और इस सेंस में फिर आपको वर्क नहीं करेगा। तो एक तो बहुत हल्के पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं किया जाता, दूसरे क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं, एक लिमिट है एनर्जी देने की, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड एनर्जी दी जा सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये दो इसके क्या हैं, लिमिटेशन हैं। However, this topic is withdrawn by the CBSE this year. CBSE ने इस टॉपिक को विड्रॉ कर दिया है, यहाँ से निकाल दिया है ड्यू टू COVID-19 pandemic. But actually this is one of the application of motion of charge particle in electric field and magnetic field combined. So I just want to complete here. सीखा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है बेसिकली, और चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। अब देखो क्या पॉइंट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी हो रहा है कि करंट जो किसी कंडक्टर में फ्लो होती है वो भी ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज होती है। अगर वो मोशन ऑफ चार्ज होती है तो हम ये बात करेंगे कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी तो फोर्स लगना चाहिए, और ऑफ कोर्स फोर्स लगता है। जरा सा देखो, एक केस हम कहते हैं, हम बेसिकली हमारा क्या पॉइंट है, मोशन ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर या फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, उस पर भी फोर्स लगता है। कैसे लगता है, जरा सा देखो कि अगर हमने दो पोल ले लिए, नॉर्थ ले लिया, या दो मैग्नेट इस तरह से फिट किए, साउथ पोल ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो गई, इस पे डेवलप हो गई, ऐसे नॉर्थ टू साउथ। अगर इसी में एक कंडक्टर हमने रखा है ऐसे, और इस कंडक्टर को बैटरी के हेल्प से इसमें करंट पास कर दिया है, बैटरी के हेल्प से इसमें क्या किया हमने, करंट पास कर दिया ऐसे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। अब करंट की जब डायरेक्शन ये हो गई तो हम पाएंगे इस पर फोर्स लगेगा। कैसे फोर्स लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, इधर फोर्स लगेगा। तो ये कंडक्टर जो है ना, कि कंडक्टर ऐसे स्ट्रेट ना रह के बल्कि क्या करेगा, थोड़ा सा इसमें इस तरह का चेंज आएगा, ये कंडक्टर ऐसे हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली चेंज हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। यानी अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर होता है तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स।
ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वही फोर्स हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। किस हिसाब से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी हिसाब से जैसे चार्ज पार्टिकल क्या करता था, फोर्स एक्सपीरियंस करता था, उसी हिसाब से ये भी क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जरा सा देखें कि इस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम फिर से वही चलते हैं, एक टेबल लेते हैं जिसपे हम ताकि सारी डायरेक्शन को आसानी से डिपिक्ट कर पाएं। तो बेसिकली ये है, एक स्मॉल टेबल हमने ये अज्यूम कर लिया, मान लेते हैं ऐसे। थोड़ा सा इससे क्या होता है स्टूडेंट कि आप डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो इस तरह की ड्राइंग से यहीं पर हम मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B, कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड B है, मतलब टेबल के अपवर्ड डायरेक्शन में B। एक्सिस आपको रिवर में दिया, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होता था, इसका बहुत ज्यादा यूज यहाँ पे नहीं है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि इसी में रखा है, ताकि फोर्स आपको आसानी से यहाँ से डिटेक्ट कर पाए। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट एक फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो होने से इस पर एक फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को हम देखेंगे। सपोज ये करंट की डायरेक्शन हम इसमें बताते हैं, अभी चार्ज के बेस पे बताएंगे। मानते हैं कि ये डायरेक्शन आई करंट इस डायरेक्शन में इस कंडक्टर में फ्लो हो रही है। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाते हैं, क्योंकि इस तरह से आप सोच रहे होंगे कैसे डायरेक्शन लिख रहे हैं। तो देखिए, ये कंडक्टर को मैं यहाँ करता हूँ, जस्ट ध्यान देना, ये वही कंडक्टर, और अगर इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे आई की डायरेक्शन है, आई करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, जो चार्ज पार्टिकल जिसको आप फ्री चार्ज बोलते हो, ये इलेक्ट्रॉन है, किसको क्या कहते हैं हम, फ्री चार्ज। इनका मोशन किधर हो रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे होंगे क्या, ऑफ कोर्स इट विल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे। इसी को मैं ट्रांसलेट करता हूँ कि इनको हम पॉजिटिव चार्ज में लिखते हैं। हम लिख सकते हैं कि जिस तरह से निगेटिव चार्ज है उसको हम उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज भी एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है या ये पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम फ्री चार्ज कह रहे हैं यहाँ पर भी इसके लिए, तो इसका मोशन किधर होगा, इधर होगा, ऐसे। क्या बात समझ में आ रही है? चाहे हम क्या कहें, इलेक्ट्रॉन का मोशन इस करंट के अपोजिट दिखा लें, या हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यही होता है, यही जंक्शन हम लोगों ने पढ़ी है। अब अगर इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है पॉजिटिव का, तो इस पर फोर्स कैसे लग रहा होगा, जरा सा देखो। ये यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ऐसे, इसका एक छोटा सेगमेंट, बहुत छोटा डीएल सेगमेंट लेते हैं, और वही डीएल सेगमेंट कौन सा है, ये है। यानी ये जो लेंथ है, करंट की डायरेक्शन अभी किधर है, तो चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं, इधर है कि नहीं। ये लेंथ कितनी है, डीएल है। जो ये कंडक्टर की लेंथ ली गई है वो कितनी ली गई है, डीएल लेंथ का कंडक्टर लिया गया, यही डीएल जो यहाँ पर है। अब इसमें चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा देखना। जैसे इसी चार्ज की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर कर दें तो ऐसे, अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपको, बाहर की तरफ, करंट किधर है, इधर है, ध्यान दे रहे हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल के ऐसे बाहर की तरफ, या सोचो कि इस बोर्ड के बाहर की तरफ है, ऐसा भी मान लो। इस तरह से करंट किधर हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही थी, तो फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी ये चार्ज जो है इस पर फोर्स कैसे लग रहा है, इधर, F। क्या बात समझ में आ रही? तो एक छोटे चार्ज पर फोर्स कितना लगा होगा, लेट फोर्स ऑन ए चार्ज, एक चार्ज मान लेते हैं, बी डी एफ। तो डी एफ इक्वल टू लिखेंगे क्या, डी एफ है क्या,
क्यू भी है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यही तो होता है। किसी चार्ज पार्टिकल में जो कि v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है उस पर फोर्स कितना होता है, क्यू भी। वही मैंने लिखा कि एक चार्ज यहाँ पर लिया पॉजिटिव चार्ज, उस पर फोर्स कितना लग गया, क्यू भी। ये पॉजिटिव चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो क्यू की जगह पे मैं लिखता हूँ ई। और जब भी करंट होती है तो करंट का मोशन किसके वजह से होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, यानी v के बजाय यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, vd लिखते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिख देते हैं। इतना तो लिख सकते हैं, क्योंकि चार्जेस इन कंडक्टर इज मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ करंट इज फ्लोइंग इन इट, या करंट इन कंडक्टर इज अकर ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री चार्जेस। ये जो मोशन हो रहा है, जो वेलोसिटी है, ये क्या होती है, vd होती है कि नहीं। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया था। तो df इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, इतना हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे बात करते हैं कि q है कितना, उसके लिए एजम्पशन लेते हैं। क्या लेते हैं कि लेट स्मॉल n बी द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि कंडक्टर कैसा रहेगा, बेसिकली सिलेंड्रिकल रहेगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज हमने अज्यूम कर लिया वो क्या ले लिया, स्मॉल n ले लिया। तो डीएल लेंथ का टोटल चार्ज मानते हैं कितना हो रहा है। सो फॉर चार्ज, टोटल चार्ज बेसिकली इन डीएल लेंथ, तो डीएल लेंथ के लिए टोटल चार्ज कितना होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चाहिए, हम मान लेते हैं ए है। तो यहां से लिखेंगे कि मानते हैं कैपिटल एन टोटल चार्ज, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन पर यूनिट इंटू एरिया ए इंटू डीएल। यहां पर ए क्या है, वेयर ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ कंडक्टर। ए क्या है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और एरिया इंटू लेंथ ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये टोटल चार्ज हो गया कितना, इस डीएल लेंथ का। तो ई की जगह पर टोटल फोर्स में लिखता हूं, ध्यान देना, F इक्वल टू टोटल फोर्स, ई की जगह पर क्या हो जाएगा, एन ए डीएल इंटू ई, यूनिट चार्ज इतना था, इस एरिया में कितना चार्ज आ गया, इतना हो गया, इंटू वीडी क्रॉस बी, है कि नहीं, वीडी क्रॉस बी। अब एक चीज देखो, ये डीएल लेंथ को हम यहाँ पे एक नया टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, एक नया टर्म से डिफाइन कर रहे हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट कंडक्टर का जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और छोटा पार्ट बेसिकली कितना है, समझो एल लेंथ का है, या पॉइंट साइज लगभग बहुत छोटी लेंथ में जो करंट कंटेन करे उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। ए स्मॉल पोर्शन ऑफ कंडक्टर विच कंटेनिंग करंट, स्मॉल पोर्शन ऑफ कंडक्टर कंटेन्स करंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। यानी डीएल अप्रोचिंग टू जीरो और इसमें करंट होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट होते हैं। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट बात है कि करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट वो क्या होता है कि आई इंटू डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई स्केलर है, आई डॉट डीएल, और डीएल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसकी डायरेक्शन होती है, तो कहेंगे डायरेक्शन ऑफ डीएल
डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, या करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना। इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे ये है डीएल और करंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर करंट आई डीएल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, है कि नहीं। और एक चीज आप जानते हो कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर की तरफ होती है। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज, जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इन डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इधर ही ड्रिफ्ट हो रहे हैं, करंट इधर हो रही है, और करंट इधर हो रही है तो करंट की डायरेक्शन में क्या हुआ, करंट एलिमेंट हुआ। या यूं कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या होगा, करंट एलिमेंट होगा। अब जरा सा देखें यहाँ पे, तो ये जो डीएल है और वीडी है, इनकी डायरेक्शन ही खो गई। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में या किसी टाइप के प्रोडक्ट में दो क्वांटिटी, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में अगर दो क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम होती है तो उसको इंटरचेंज किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, वो मैं यहाँ पे करता हूँ। फिर से मैं कहूंगा कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में दो क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम होती है तो उसको इंटरचेंज किया जा सकता है। तो वही देखें यहाँ पे कर रहे हैं क्या, F इक्वल टू डीएल को वहां करते हैं एन ई ए, वीडी को यहाँ लाते हैं वीडी, और डीएल को वहां भेजते हैं डीएल क्रॉस बी। बाकी इधर लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे इसके बाद। F इक्वल टू वही चीज लिखता हूं, एन ई ए वी डी डीएल क्रॉस बी। और एन ई ए वी डी क्या होता है, करंट इन कंडक्टर होता है। तो F इक्वल टू हो जाएगा I, यानी I जो करंट इसमें फ्लो हो रही थी, स्मॉल I से रिप्रेजेंट किया है, I डीएल क्रॉस बी। पूरी लेंथ के लिए आप लिख सकते हो आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। सो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसकी लेंथ एल है, उसमें करंट आई है, तो उस पर फोर्स क्या लगता है, आई एल क्रॉस बी लगता है। और चाहो तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये वेक्टर फॉर्म है। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आई एल क्रॉस बी को अगर ओपन करेंगे तो एल बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स कितना लगेगा, आई एल बी साइन थीटा लगेगा, वेयर थीटा क्या है, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। यहाँ पर करंट एलिमेंट क्या है, वाई एक्सिस पर है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जेड एक्सिस पर है। तो फोर्स क्या आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। हम एक्सिस देखो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसी के ऊपर ये जेड था। मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग था, तो फोर्स क्या आएगा, एक्स एक्सिस में। और देखो कंडक्टर एक्स एक्सिस में मूव करता दिखाई देगा आपको। तो ये क्या था कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके वजह से जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का मतलब समझें, ए क्रॉस बी से क्या करते हैं, दो प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस बी है तो उसके अगर राइट हैंड प्रिंसिपल लगाते हैं, जरा ध्यान देना। मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या माना इधर, करंट एलिमेंट ये है, तो एल क्रॉस बी फोर्स। तो इस तरह से हम उस फोर्स की डायरेक्शन बता पाएंगे, और कितना फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड इसके हेल्प से बता पाएंगे।
अब तक जो हमने सीखा वो एक चार्ज के मोशन की वजह से, और ये क्या था, एक करंट एलिमेंट की वजह से जिसमें बहुत सारे चार्ज मूव कर रहे होंगे, उसको इस एजम्पशन से हम लोगों ने सॉल्व किया। इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है। अब ये सवाल है कि जिस तरह से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, एक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स लगाता था, एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगाता था, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे ही फोर्स लगाता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट होगा। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तभी ये दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से रिपल या अट्रैक्ट होगा। हम बात करेंगे कब रिपल होता है, कब ज्योमेट्री बेस पर, या किन किन टाइप के कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये हमारा अब का टॉपिक है। इसको मैं रफ करूंगा। एक फील्ड, इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन, मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, एक पार्टिकल जिसका मास होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, उसी तरह से एक मैग्नेट भी क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और बी को दो तरह से प्लेन ऑफ पेज पर रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है कि आप उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस बोर्ड के बाहर की तरफ आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से, और दूसरा क्रॉस से, मतलब इसके अंदर जाने वाली फील्ड की डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, या गॉस होती है। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन और यूनिट है। अब हमने क्या बात किया कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, वर्जिन क्या है उसका, करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट है। मैग्नेटिक फील्ड के वर्जिन क्या है, करंट है। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, या जो एक लॉ जिन्होंने दिया, उसको बायट सावर्ट लॉ बोलते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एक लॉ है, वो क्या होता है, बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ, कई सारे उनको बायो सावर्ट लॉ बोलते हैं। बायट सावर्ट लॉ अलग अलग जगह पर एक्सेंट है बोलने का, बहरहाल आप कुछ इसको नाम दे। ये है, ये लॉ क्या है, इस पर ध्यान देंगे, हमको लॉ जानना है। अगर कहीं पर करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरह से, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर से एक पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इन्होंने लॉ दिया। अब सिंस ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई एक पॉइंट चार्ज है नहीं, एक डायमेंशन एज्यूम कर रहा है, तो इससे एक पॉइंट की जो भी लाइन मिलेगी वो एक एंगल भी फॉर्म करेगा, वो एंगल थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अगर पॉइंट होता तो डजेंट मैटर, कहीं भी करते कुछ नहीं था, बट सिंस ये ऑलरेडी एक लीनियर ज्योमेट्री कंटेन किया है, तो इससे कोई लाइन मिलाएंगे तो एक एंगल डेवलप होगा। वो एंगल हम क्या मानते हैं, थीटा है। और इस थीटा एंगल पर एक लेंथ आर मान लेते हैं, या डी मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आर ही मानते हैं क्योंकि डी यहां मानना है, आर मान लेते हैं। और एक सेगमेंट डीएल है। डीएल क्या है, वही डीएल है जो इससे पहले हमने बात किया था, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट
इस डीएल करंट एलिमेंट के वजह से एक छोटी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इस पूरे वायर की वजह से तो बहुत जो भी होगी, लेकिन अगर उसका एक छोटा पोर्शन लेते हैं डीएल और वो करंट एलिमेंट है आईडीएल, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो छोटी सी होगी। क्या उसको हम कहते हैं डीबी। डीबी इक्वल टू, जो इस लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, लॉ दिया है इन्होंने तो लॉ हमको याद होना चाहिए। वो डीबी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये क्या है, लॉ है। किसके वजह से, किसी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट at a point P at r distance and it makes, क्या कर रहा है, एंगल थीटा with dl, यानी थीटा क्या है, dl और r के बीच का एंगल है, सच दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच में है, dl और r। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट को 11th में आपने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो प्रोडक्ट भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से लिखते हैं। ए और इसको कर्ल करते हैं दूसरे क्वांटिटी के डायरेक्शन में, थंब हमको क्या बताता है, प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है। फिर से समझो, हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी सपोज ए क्रॉस बी लिखना और उसका रिजल्टेंट सी है, तो ए के डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच करेंगे और बी की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, सी ये बताएगा थंब। उसी तरह से यहां पर देखो, ये डीएल है, डीएल क्रॉस आर दिख रहा है ना, डीएल और आर किधर है, इधर है, तो बी किधर आएगा, बोर्ड के अंदर। और अंदर जाने वाली फील्ड को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, इस तरह से होगी। फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान दें कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट आएगा, दो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन हम पॉम रूल से करते हैं, राइट हैंड रूल से करते हैं। वो कैसे करते हैं, एक वेक्टर के अलोंग इसको स्ट्रेच करते हैं, दूसरे के अलोंग फिंगर को कर्ल करते हैं, ये हमको क्या बताता है, थंब, प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है। उसी तरह से देखें, एल, ये एल हुआ और आर, ये एल हुआ, आर किधर, उधर है, आर तो ये बी, समझे। तो ये लॉ है, और लॉ हमको क्या बताता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, वेयर आर क्या है, डिस्टेंस है, कहां से कहां तक, उस डीएल लेंथ से उस पॉइंट तक जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। कुछ चीजें और, म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट को हम परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। इससे पहले आप एप्सिलॉन नॉट पढ़े हो, वो क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हाउ मच ए मीडियम कैन अफेक्टेड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स टर्म एज इट्स परमिटिविटी, एंड हाउ मच ए मीडियम कैन अफेक्टेड द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स परमियाबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कितना किसी मटेरियल पे होता है, या कोई मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करता है, बढ़ा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमियाबिलिटी बोलते हैं। और म्यू नॉट क्या है, फ्री स्पेस की परमियाबिलिटी। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे क्या कि म्यू नॉट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस की परमियाबिलिटी है, और इसकी वैल्यू होती है जो
वो होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷। यूनिट लिखा जा सकता है, ये क्या होता है टेस्ला, L × L, L स्क्वायर, और ये क्या है क्यूब, तो स्क्वायर से घट जाएगा अपॉन आर, तो आर जाएगा इधर, टेस्ला मीटर, और ये क्या है एम्पियर पर एम्पियर। टेस्ला इसकी वैल्यू क्या है म्यू नॉट की, म्यू नॉट की वैल्यू हो 4 पाई × 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। अब इस हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट मतलब डिफरेंट कंडक्टर का, उसके ज्योमेट्री के भी पर कि अगर वो सर्कल मोड़ा गया है तब कब कैसे निकालेंगे, एक स्ट्रेट वायर है तब कैसे निकालेंगे, या स्प्रिंग के जैसा रैप किया गया है तब कैसे निकालेंगे। ऐसे बहुत सारे कंडक्टर की ज्योमेट्री पॉसिबल है। स्क्वायर फॉर्म में अगर कर दिया गया तब कैसे निकालेंगे, या और कुछ है। तो इस लॉ का यूज करके हम बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे मतलब ज्योमेट्री के करंट करेंगे कंडक्टर का। यानी कोई स्क्वायर फॉर्म में है तब कैसे निकलेगा, स्ट्रेट फॉर्म में है तब कैसे निकलेगा, सर्कल फॉर्म में है तब कैसे निकलेगा। लॉ का यूज करते हुए हम एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो निकालते हैं। इसको रफ करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई सा करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट लिया जाए, उसकी वजह से मैग्नेटिक एक सर्टेन लेंथ का, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको। तो हम मानते हैं कि भाई हमारे पास ये कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर हुआ। चलिए कुछ लेंथ होगी, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई। इससे डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन हम चाहते हैं। ए पॉइंट पी एट डी डिस्टेंस फ्रॉम दिस कंडक्टर, वी जस्ट वांट टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर। तो याद आ रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर है ये। इसी तरह से हम लोगों ने एक चार्ज स्टेट कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो सारा वही प्रिंसिपल है, अभी जल्दी मैंने उसको बताया था। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम क्या करते थे, दोनों एंड को इस पॉइंट से मिलाते थे। एक मानते हैं ये θ1 बना रहा है और ये मानते हैं θ2 बना रहा है। अब हमारे पास लॉ क्या है, हमारे पास बायट सावर्ट लॉ है और वो बताता है कि dB एक करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू dl क्रॉस r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r का क्यूब। ये बताता है। या इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना चाहते हैं तो dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आई, dl क्रॉस r को ओपन करेंगे तो dl इंटू r इंटू साइन थीटा अपॉन r का क्यूब। तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी। बहरहाल हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम किसी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये dl की वजह से, और फिर इसको इंटीग्रेट करने का हमारे पास ऑप्शन है। अब देखो इसके सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा ही बनेगा, स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट सेम है, यानी dl आई जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन आएगी सेम आएगी, r की डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी।
तो हम एक छोटे से सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर उसके बाद क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर देंगे जो भी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, याद करो, y डिस्टेंस पे जाके, ये सेंटर है, यहां से y डिस्टेंस पे जाके एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं। y डिस्टेंस पे जाके एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं dl, और ये dl यहाँ से कितना बना, किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। और ये जो dl है ये कितना एंगल बना रहा होगा, ये भी, क्योंकि लेंथ है तो बना रहा होगा ये भी, ये मान लेते हैं कि d थीटा एंगल बना रहा है। ये p पॉइंट है। अब इस p पॉइंट पर इस dl जिसमें करंट I फ्लो हो रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। db लिखेंगे, p पॉइंट पर क्या लिखेंगे, db, और db इक्वल टू क्या लिखेंगे, वही है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। dl कितना है, ये लेंथ है, dl r कितना है, r क्या होता था, एक मैं फिगर बना दे रहा हूं वाला, यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, यहां से p पॉइंट लिया गया था, ये r डिस्टेंस थी, मतलब उस करंट एलिमेंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो ये वाला फिगर मैं थोड़ा सा आपको मैग्नीफाई करके यहां बना देता हूं, ये इतना ही dl वाला। तो देखें, इसको मैग्नीफाई करके यहीं बनाते हैं। ये y डिस्टेंस पे जाके dl लेंथ लिया गया था, dl, और यहीं से एक पॉइंट P था ये, जिस पे ये थीटा एंगल बना रहा था। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, d है, यहाँ पे हमने ये लिखा है d। तो ये कितना हो जाएगा, ये वही एंगल थीटा है, ये वाला, ये dl लेंथ है, ये y डिस्टेंस पे गए थे, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, y है, और ये d है। तो ये हो गया हमारा क्या, बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो ये लेंथ मानते हैं, अगर r है तो r इक्वल टू डी सेक थीटा लिख सकते हैं, r इक्वल टू डी सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस r है तो r इक्वल, देखो यहाँ लिख रहे हैं कि सेक थीटा इक्वल टू r अपॉन डी, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सेक थीटा। ठीक, यानी जो ये r है वो यहां पर क्या है, डी सेक थीटा है। और अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो अभी एक लाइन लिख लेते हैं, अपॉन डी क्यूब सेक थीटा सेक क्यूब थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, बोलो, यही है, यही फार्मूला सेम टू सेम लिखा है। अब इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर लिखना है, ये थीटा है तो ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये जो इससे बना रहा है पी पॉइंट से 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 180 है, ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा भाई। मैथमेटिक्स से इसको लिख सकते हैं। तो यहां से देखें dB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहे हैं, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl इंटू डी सेक थीटा, और इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन 90 माइनस थीटा अपॉन डी क्यूब सेक क्यूब थीटा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस a क्रॉस b को हमने ए बी साइन थीटा में चेंज कर दिया, ऐसा dl क्रॉस d सेक थीटा को dl इंटू डी साइन थीटा में चेंज किया, उसी तरह से जैसे dl क्रॉस r को dl r साइन थीटा लिखा था, मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने लिखा इस तरह से। अब इस पूरे कंडक्टर की वजह से हमको जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने में हमारे पास समस्या ये है, क्या समस्या है कि
ये डीएल, डीएल को और एक थीटा है, एक डीएल है, या इस लेंथ को अगर हम डी वाई मान लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये वाई लिया है तो इसको डी वाई मान लो, ये डी वाई मान लेते हैं तो ये डी वाई हो गया। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगी क्योंकि ये पूरी लेंथ वाई थी तो छोटी लेंथ को हम क्या ले रहे हैं, डी वाई ले रहे हैं। यहाँ भी हम कर देते हैं, अगर ये लेंथ यहाँ पे वाई है तो इसको हम डी वाई मानते हैं, और यहाँ भी हमने क्या लिखा है, डी वाई लिखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डीएल था, यहाँ पे डीएल था तो हमने इस तरह से लिखा था क्योंकि ये पूरी लेंथ क्या मानी थी, एल मानी थी। अभी ये वाई लेंथ पे जाके मान रहे हैं तो इसको इतने को हम क्या मान ले रहे हैं, डी वाई। तो ये एक दो प्रॉब्लम, एक तो ये डी वाई है और ये थीटा है, दो वेरिएबल के साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको पहले डी वाई को या तो हम थीटा के टर्म पे एक्सप्रेस कर दें या थीटा को वाई के टर्म पे एक्सप्रेस कर दें। तो इसी ट्रायंगल से देखते हैं, यहां से देखते हैं। देखें, ये थीटा, ये वाई, ये हमारे पास पता है, ये पता है, डी और वाई दोनों पता है। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा, यहां से देखें डी वाई लिखने के लिए यहां पर लिखता हूं, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस वाई अपॉन डी, या वाई इक्वल टू डी टेन थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू डी टेन थीटा लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी वाई इक्वल टू डी टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्यों भाई, टेन थीटा का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब क्या हुआ, डी वाई थीटा के टर्म पे एक्सप्रेस हो गया, वहां पे हम रख देंगे। सो फॉर डी बी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी वाई की जगह पर क्या रख दें, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू डी सेक थीटा, और इस पूरे का क्या है, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन डी क्यूब सेक क्यूब थीटा। ये देखो, डी स्क्वायर सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, एक लाइन लिखता हूं, डी बी मैग्नीट्यूड फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये इसको लिख सकते हैं डी क्यूब सेक क्यूब थीटा, डी क्यूब सेक क्यूब थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू डी थीटा, ये वाला, अपॉन डी क्यूब सेक क्यूब थीटा। ये डी क्यूब सेक क्यूब थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और डी बी इक्वल टू हमको मिलेगा म्यू नॉट आई, आई है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। बात समझ में आ रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। मैंने सिर्फ यहाँ से डी वाई की वैल्यू पुट इसलिए कर दिया क्योंकि वेरिएबल सेम रहना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये इस छोटे से सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। इस पूरे लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेट कर देते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगी, ये वाला रफ कर देता हूं। अरे यार तो हैंकी मेरी है, ये रफ कर देता हूं। देखें, नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डीबी को इंटीग्रेट कर दीजिए और क्या, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉस थीटा डी थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ये डी और डी स्क्वायर ही है, डी क्यूब नहीं है, ये डी स्क्वायर है, तो एक डी यहाँ पर बच जाएगा। देखो, डी और डी, डी स्क्वायर, तो एक डी यहाँ पे बचेगा, क्यूब नहीं, स्क्वायर से कटेगा वो, इंटू डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट कहाँ से लिखिए,
एक θ1 है और एक θ2 है। θ1 नीचे है यानी ओरिजिन से 0 से नीचे, तो -θ2 और 2θ1। तो इसकी इंटीग्रेट करें, b हो गया टोटल फील्ड μ0I/4πd cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा लिमिट लगाएंगे -θ2 to θ1, यानी b इक्वल टू हमको मिलेगा μ0I/4πd। एक बार फाइनल लिमिट cos sin θ1 माइनस लोअर लिमिट sin -θ2 और ये प्लस हो जाएगा, तो आपको b जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा μ0I/4πd sin θ1 plus sin θ2। This is the magnetic field at a point due to straight current carrying conductor in which current I is flowing। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट I फ्लो हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I/4πd sin θ1 plus sin θ2 है। वेयर sin θ1 और θ2 क्या होगा, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से उस पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म होगा वो होता है। एक अहम बात और इम्पोर्टेंट बात, ये डेरिवेशन एनसीईआरटी या सीबीएसई में नहीं, डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट वी हैव टू लर्न दिस फार्मूला। ये हमको मेमोराइज होना चाहिए क्योंकि इसका एप्लीकेशन है। ये डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम में आपको फार्मूला अप्लाई करना है। आई हैव ड्रॉन दिस फार्मूला in this form because you don't have such type of question like how this formula will come। आप ऐसे क्वेश्चन ना पूछें कि भाई ये कहाँ से आया, इसके लिए मैंने इसको डिराइव किया है। This formula I have derived only for that, otherwise this is not your syllabus। Never it has been asked in CBSE or 12th examination to derive this formula, यानी magnetic field due to a स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जो आपके फॉर्म में है, जो आपके सिलेबस में है, वो सर्कल की वजह से है, एक सर्कुलर की वजह से उसके एक्सिस पर है। ये सब आपके डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, बट इसका नहीं है। बहरहाल दिस इज अ वे हाउ वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट करंट एलिमेंट या डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो आप इसको पढ़ोगे, इसका नोट बना लेंगे, नेक्स्ट डे हम फिर से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।